हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का जब एक स्टॉक एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, एक रैली लेता है, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है और बाकी सारे जो स्टॉक्स है उस सेक्टर के, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इन्फोसिस अगर वो आईटी सेक्टर में अच्छा मूव कर रहा है तो धीरे धीरे तुम देखोगे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक एंड ऑल अदर स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर विल स्टार्ट फॉलोइंग इट। बट इसका रीजन क्या है? या फिर कभी ये सोचा हो कि यार एक पर्टिकुलर सीजन में ही एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ऑटो सेक्टर, Q4 द फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसमें, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? या कभी ये दिमाग में आया हो कि यार इतने सारे सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी, आईटी, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बट ये सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ क्यों नहीं बढ़ सकते? So, to understand the answer to all these curious questions, you will have to understand the concept of sectoral rotation. तो चलो शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Now, to understand the answer to all these questions and to understand the concept of sectoral rotation, it is utmost important for you to understand who are the market participants. कौन है वो लोग जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे ट्रेड भी कर रहे हैं? So for that we have made a dedicated video. You can go check out the I button. The link is there. You can check out this video on what are the market participants और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी. And after going through this video, you will have a अंडरस्टैंडिंग कि यार सिर्फ हम जैसे लोग नहीं है मार्केट में. देयर आर FIIs, DIIs, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स और बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो 1000 करोड़ की कैपिटल लेके मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट ऑपरेट कर रहे हैं और मार्केट मूव कर रहे हैं. सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग, एज अ रिटेलर यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग, स्पेक्यूलेटिंग एंड ट्राइंग टू कैच द मूव. बट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग द मूव्स. जो मार्केट 0 से 100 जा रही है या 100 से 0 आ रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब ये सोचते कैसे हैं और स्प्लिट क्या रहता है? तो स्टार्ट विद एक प्रमोटर होगा जिसके पास कंपनी के शेयर्स होंगे 75% या उससे कम. Then the rest of the shares will come up to FIIs, DIIs, other institutional investors, HNIs and other retail investors. तो बहुत सारे लोगों के पास different quantity of shares होगा. And obviously FIIs, DIIs और जो institutional investors है, high net worth individual है, इनके पास कंपनी का 1%, 20%, 10% कितना भी हो सकता है. And if we talk about retail investors, इनके पास होगा कुछ 0.00000%. तो हम इनके आसपास भी नहीं है. हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट बना ले. बट दीज आर द पीपल हु आर रनिंग द मार्केट, हु आर रनिंग द शो. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. अब जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये फूल्स नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. ये अपना 95% के आसपास कैपिटल को इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं. दे विल इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट सेक्टर्स एज पर देयर विश. और उनकी स्टडी के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दे विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. बट जो बचे हुए 4-5% रहेंगे ना उनके पास, उससे वो करेंगे मार्केट मैनिपुलेट. दे विल बी द ऑपरेटर्स. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स एंड स्पेशली पेनी स्टॉक्स में ये देखा होगा कि प्राइस ₹1, ₹5, ₹10, ₹25, ₹50. ये कैसे हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब जो इनके पास जो ये 4-5% है ना, दीज आर द फ्लोटिंग शेयर्स इन द मार्केट. देखो यार, जो प्रमोटर की होल्डिंग है दैट इज लॉक्ड. वो बहुत कम केसेस में अपनी प्रमोटर होल्डिंग को लिक्विडेट करता है. सो दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. अब जो FIIs है, DIIs है, HNIs है, उनका भी 95% कैपिटल वो छेड़ते नहीं है जल्दी से. जो बचे हुए 5% शेयर्स है ना, उसी के अंदर सारा खेल है, जिसमें से बहुत ही छोटा शेयर हमारे पास है और उसमें मेजर चंक इनके पास है. तो अगर ये किसी पर्टिकुलर शेयर को एकदम बाय करेंगे तो क्या वो शेयर 0 से 100 नहीं जाएगा? या फिर वो एकदम से सेल करेंगे तो क्या वो 100 से 0 नहीं जाएगा? द आंसर इज यस, दैट इज बाउंड टू हैपन एंड दैट्स व्हाट दे टेक एडवांटेज ऑफ. तो सिंपल सी चीज है यार. तो ये एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि सारे के सारे शेयर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के एक डायरेक्शन में मूव करने क्यों लगते हैं. सो सिंपल रीजन फॉर दैट इज, फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, उसको लगता है कि यार इस बार आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा. जो 95% है बेसिकली उसके टोटल कैपिटल की, या 90% है, दैट ही विल पार्क इन से उसका एक चंक आईटी सेक्टर में. और अब जब वो आईटी सेक्टर में अपना स्टॉक पार्क करेगा तो क्या वो सारा का सारा पैसा सिर्फ इन्फोसिस में डाल देगा या सिर्फ टीसीएस में या सिर्फ विप्रो में? द आंसर इज नो, बिकॉज दे वांट टू हेज देयर रिस्क. मार्केट में वो अकेले बड़े प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. इफ वन इंस्टीट्यूशन इज बुलिश ऑन आईटी एंड द अदर इंस्टीट्यूशन इज बेयरिश ऑन आईटी, तो एक बाय करने वाला है, एक सेल करने वाला है, राइट?
तो यहाँ पे भी एक कोलिजन का चांस है और रिस्क दोनों इंस्टीट्यूशन के पास है, तो वो कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक सेक्टर में या एक शेयर में नहीं लगाएंगे, दे विल डिस्ट्रीब्यूट। अगर आईटी सेक्टर में पैसा लग रहा है तो एक पोर्शन इन्फोसिस के पास जाएगा, एक टीसीएस के पास, विप्रो के पास, एचसीएल टेक के पास। परसेंटेज अलग होगी, मे बी इन्फोसिस को ज्यादा दे या टीसीएस को ज्यादा दे, पर थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक स्टॉक में वो डालने वाले हैं। तो जब वो ये एकदम से डिमांड आएगी उस स्टॉक की, दिस इज व्हेन दे विल स्टार्ट मेकिंग अ रैली, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द रीजन कि सारे के सारे शेयर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। एंड देयर इज अनदर रीजन एज वेल। तो फॉर एग्जांपल कंपनी की अर्निंग्स आती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलते हैं, समझ लो कि इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो क्या बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं उस पर इंपैक्ट होगा जिनका अभी तक अर्निंग नहीं आया है? यस। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बाकी सारे शेयर्स भी रैली करना शुरू कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। बिकॉज इट इज अ परसेप्शन कि अगर इन्फोसिस ने अपना धंधा इंक्रीज कर लिया है, ज्यादा सेल्स की है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की है, तो बाकी सारे जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो चने तो नहीं खा रहे होंगे, दे विल बी ऑल्सो मेकिंग द एफर्ट। और इस सेक्टर में इसका मतलब कि डिमांड बढ़ी है, तभी सेल्स बढ़ रही है, तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर इन्होंने 100 से 120 किया है तो बाकी सब लोग 100 से 105 या 106 या 110 तो करने ही वाले हैं। दैट इज द माइंडसेट। एंड इसी वजह से यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में रैली आती है अर्निंग्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस की अर्निंग्स अच्छी है तो इन्फोसिस तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट उसके कॉम्पिटिटर्स जरूर बढ़ जाएंगे। So this is something which you need to understand. Now to answer the second important question कि ये सीजन्स वाला क्या चक्कर है यार, एक पर्टिकुलर सीजन में एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक जो इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पिक द फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस सीजन में आप देखोगे आपका जो केमिकल इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल दीपक नाइट्रेट और ये सारे स्टॉक्स है जो केमिकल स्टॉक्स है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली इफ यू पिक इक्विपमेंट्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज लाइक सीमेंस, कमिंस इंडिया, हेवेल्स, वोल्टास, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। B2B बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे। एट द सेम टाइम जो आपकी डिफरेंट कंपनीज है, दे विल बी बाइंग हैवी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स इन दिस सीजन, एंड द रीजन फॉर दैट इज दीज आर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, और ये वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। सो इस सीजन में इफ वी गो बाय द लॉजिक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो जो इक्विपमेंट सेलिंग कंपनीज हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि बिजनेसेस बाय करने वाले हैं हैवीली टू शो देम इन देयर बैलेंस शीट, तो इनकी सेल्स बढ़ेगी, तो इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा और दे आर इवेंचुअली गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर वन रिजल्ट्स। तो वो सिंपल सी चीज़ है, इस वजह से इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट सीजन में इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मूविंग अहेड, इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वार्टर विच इज फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, तो इस सीजन में क्या होगा? गर्मियों का महीना आ चुका है। अब इस सीजन में एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी? गर्मियाँ हैं, एयर कंडीशनर से ज़्यादा चलेंगे, फ्रिज चाहिए रहेगा, और ये जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं उनको प्रॉफिट होने वाला है, लाइक वोल्टास एंड हेवेल्स अगेन। ऑन द टॉप ऑफ इट, अब एक और पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, यू कैन आंसर इट योरसेल्फ, बट सोचो वाटर पार्क्स। सोचो ये वो एक ऐसी जगह है जो सिर्फ गर्मियों में ही ऑपरेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वहीं से उनका मेजर प्रॉफिट आता है। तो इस टाइम में कितनी डिमांड होती है? रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज जहां पे आप पागल होते थे वाटर पार्क्स के लिए, और जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता था, दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस दैट यू यूज टू विजिट। सो दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन लुक कि समर्स में क्या चीजें अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वार्टर 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मॉनसून सीजन आ चुका है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। सिंपल रीजन फॉर दैट इज दिस इज द परफेक्ट सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की, उसके लिए रॉ मटेरियल लगने वाला है, और क्या क्या चीजें लगने वाली है जल्दी से सोचो। इथेनॉल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ट्रैक्टर्स। अब किसका फायदा होगा? ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। नाउ कमेंट डाउन बिलो कौन कौन सी वो कंपनीज है जो इंडिया में ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है। आई वांट टू नो कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। नाउ सिमिलरली मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर्दियां आ चुकी है, फेस्टिव सीजन आ चुका है, डिस्काउंट्स आ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिलता है आपको? ऑटोमोबाइल्स पे। आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं, दे विल ऑलवेज वेट फॉर द लास्ट क्वार्टर टू बाय देयर ऑटोमोबाइल्स। चाहे बाइक खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, लास्ट सीजन इज द टाइम फॉर यू गाइज। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देती है ऑटोमोबाइल कंपनीज इस टाइम पे, और जो सारा का सारा उनका स्टॉक है वो ऐसे सेल आउट हो जाता है। सो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग टू प्रोड्यूस very good returns and they are going to outperform the market in last quarter. Similarly, और क्या चीज की डिमांड बढ़ने वाली है? सोचो, वेकेशंस, होटल्स, लोगों को जाना है, गोवा जाना है, अलग अलग जगह जाना है, सर्दियों में घूमना है उनको। नाउ थिंक फॉर द अदर सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सोचो सर्दियों में तुम क्या क्या करते हो? न्यू ईयर आ रहा है, दिवाली आ रही है, शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है,
वेकेशंस, एंड लोगों को हर जगह जाना है इस टाइम पे, गोवा जाना है या कहीं भी जाना है, तो कौन सा इंडस्ट्री बूम करेगा? द होटल सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स होगी, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे और ज़्यादा शेयर प्राइस में गेन्स होंगे। तो इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिकली इस टाइम पे होटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। सिंपल लॉजिक, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स जिससे हम इस चीज़ को बेटर समझ पाएं और देख पाएं कि लास्ट 3 इयर्स में ऑटो सेक्टर के साथ क्या हुआ है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे Q4 में कैसा ऑटो सेक्टर एज एन इंडाइस इसने कैसा परफॉर्म किया है, एंड विल टेक सम अक्टूबर, नवंबर, थोड़ा सा दिसंबर का डेटा एंड सी कि कैसा परफॉर्म किया। सो यू कैन सी इन कैलेंडर ईयर 2020 यहाँ पे एक लो से हाई में थोड़ा सा पकड़ के चलूँ तो इसने 26 to 28% का इंक्रीज दिखाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 2021, यहाँ पे 16% का अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 2022, यहाँ पे भी 10% का अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज था। अब आप कहोगे यार ये तो कम हो रहा है, आप कह रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट अंडरस्टैंड गाइस, सिर्फ ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल में इकोनॉमी की हालत क्या है? कोविड-19 आया, क्या क्रैश था वो। उसके बाद अभी जो फ्लड चल रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेशन एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, इम्पैक्ट नहीं होगा? यस, होने वाला है। बट एक पॉजिटिव चीज़ देखोगे, इफ़ यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर, कि अभी भी ये पॉजिटिव में है। 26, 16, 10, बट इट इज़ ग्रीन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू जो वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि अभी जो मैं वो बात करने वाला हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की। एंड आई एम हैप्पी कि जो लोग अभी तक बने हैं दे विल बी एबल टू लर्न दिस। तो जो हमारी इकोनॉमी है, इट मूव्स फ्रॉम रिसेशन टू ग्रोथ, ग्रोथ टू रिसेशन, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब जो रिसेशन आएगा ना, इस टाइम पे कौन से सेक्टर में पैसे जाने वाले हैं, कौन से सेक्टर में पैसे जाएंगे? दिस इज द डिफेंसिव सेक्टर, जैसे कि कंज्यूमर्स, फार्मा या फिर यूटिलिटी। क्योंकि खाना तो हमेशा खाना है ना, चाहे तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम जितनी भी है या जैसी भी मंदी चल रही है, खाना खाना नहीं छोड़ सकते। अगर बीमार हो तो दवाई लेना नहीं छोड़ सकते, डॉक्टर्स के पास जाना नहीं छोड़ सकते। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको रिसोर्सेज हमेशा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा चाहिए। तो ये वो 3-4 चीज़ें हैं जिनके बिना तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो जब भी रिसेशन आएगा तो पैसे इस सेक्टर में शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, जो आपने ज़रूर देखा होगा इन केस ऑफ कोविड-19, जहाँ पे ब्रिटेनिया, HUL, ITC, इस सेक्टर में पैसा मूव होना शुरू हो गया, राइट। दिस वॉज द रीज़न, क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जो रिसेशन में आपके पैसे को बचा सकते हैं। क्योंकि यार आप सिंपल सी चीज़ समझो ना, बिस्किट खाओगे, ग्रोसरी ऑर्डर करोगे, सो दिस इज़ द सिंपल रीज़न। बट जैसे जैसे हम रिसेशन से ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, इस सेक्टर से पैसा बाहर निकल के थोड़े दूसरे सेक्टर्स में जाना शुरू करेगा, जो बूम कर सकते हैं, जिसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब क्या होगा, लोगों के पास पैसे होंगे खर्च करने को, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, ज़्यादा लोन ले सकते हैं दोबारा से, तो बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न हाउ द मनी विल कम आउट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स एंड गेट इन्वेस्टेड इनटू दीज सेक्टर्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्टोरल रोटेशन का। अब मैं आपके साथ एक ऐसा एग्जाम्पल शेयर करूंगा, एक ऐसा चार्ट शेयर करूंगा जिसको देख के आपके होश उड़ सकते हैं। Now, can you see this chart of weights in Nifty 50? Everybody knows that Nifty 50 is the sum of top 50 companies of India when they are put into an index, और उनकी परफॉर्मेंस हम मेजर करें तो हम निफ्टी 50 से कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड कि ये जो 50 कंपनीज है, दीज आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, IT सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हर डिफरेंट सेक्टर से हैं। सो कैन आई नॉट से कि निफ्टी 50 इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स with different percentages and different weightage? For example, IT can be 10% of Nifty 50, banking sector can be say 30% of Nifty 50, and ऐसे में different sectors को अगर add up करूँ, it will add up to 100%. And similarly, you can see the last row कि some 100% हो रहा है. Now in this chart, you will see we have the data by weightage of different sectors from calendar year 2002 to 2017. तो ये 15 साल का हमारे पास डेटा है, और आप देखोगे कि कैसे परसेंटेज शिफ्ट हुआ है। 2002 में ऑटोमोबाइल वॉज 5.6% ऑफ निफ्टी 50, एंड अगर मैं 2017 में चेक करूँ, इट इज़ 10.8%, ऑलमोस्ट 2 टाइम इसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब कि बहुत सारा पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया है, जिस वजह से ये ग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली इफ आई चेक आउट प्राइवेट बैंक्स, 4.4% से 24.3%, 6 टाइम्स इंक्रीज।
दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक्स और बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने ग्रो किया है। एंड द सिंपल रीजन फॉर दैट इज, अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो होना ही पड़ेगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन वी आर सीइंग कि इसमें कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसके शेयर्स कैसे अप्रिशिएट होते चले जा रहे हैं। और सिमिलरली आप नीचे देखो, यूटिलिटी, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, इसमें तो बहुत कम पैसा जा रहा है या बहुत कम पैसा गया इन लास्ट दीज ईयर्स। बट डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा जब आप 18, 19, 20, 21, 22 चेक करोगे। एंड ऐसा भी केस था, एज फार एज आई रिमेंबर 2019 में शायद 45% चला गया था बैंकिंग सेक्टर का परसेंटेज इन निफ्टी। सो दिस इज द होल थिंग। अब अंडरस्टैंड कि ये परसेंटेज चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होगा उसके शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे और एज अ होल हर शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने लगेगा। मार्केट शेयर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइस ऑफ द शेयर। अब जैसे जैसे पैसा उसमें बढ़ रहा है तो बाइंग ज्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, शेयर प्राइस बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हर शेयर की एक पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ रही है तो उस पूरे सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करता है तो बाकी सारे इंडाइसिस को वो पीछे छोड़ देगा। एंड एज अ होल अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जब परसेंटेज निकालूंगा तो वो बहुत बड़ा परसेंटेज होल्ड करे, एंड दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, राइट? सो दिस इज द फंडा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या प्राइवेट बैंक सेक्टर ये बढ़ रहा है। द रीजन फॉर दैट इज इसमें इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकाल के डाल रहे हैं, और सारा का सारा जब इसमें पैसा आ रहा है तो इनके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, और इसी वजह से ये एज अ होल निफ्टी 50 का बहुत मेजर वेटेज होल्ड करते हैं। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट गाइज। एंड यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि हर साल कैसे कैसे पैसे मूव हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी और सेक्टर की, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द कंज्यूमर सेक्टर, 17.9% से 9.7% वो पहुंच गया है। इसका मतलब इस सेक्टर से पैसे बाहर आए हैं और किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। दिस इज सेक्टोरल रोटेशन। नाउ इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट कि सेक्टोरल रोटेशन कैसे होने वाला है? सी गाइस, टेक्निकल चार्ट्स, इवन बिफोर फंडामेंटल्स आपको कुछ बताएं, टेक्निकल चार्ट्स आपको सब बता देंगे। रीजन फॉर दैट इज जो बड़े प्लेयर्स हैं, मार्केट में न्यूज बाद में आती है पर काम पीछे पहले चालू हो जाता है, राइट? लॉस अभी तक मार्केट में आउट नहीं है बट बड़े प्लेयर्स को पहले ही सब पता होता है, और वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो चीज़ रेप्लिकेट होने लग जाती है चार्ट्स पे बहुत धीरे धीरे। इफ़ यू आर एबल टू रीड चार्ट्स आप वो देख पाओगे, एंड यू विल सी। मैं कुछ चार्ट्स यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कोई सेक्टर यहाँ से नीचे जाएगा बिकॉज इट इज़ नियर द सप्लाई जोन, और यहाँ से नीचे जाएगा, और कुछ सेक्टर्स डिमांड जोन के पास है और वो यहाँ से बढ़ने वाले हैं। दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल गाइज। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में से पैसा निकलेगा, कौन से सेक्टर में पैसा डलेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड फॉलो, जहां से आप पता कर सकते हो कि कौन से सेक्टर इंक्रीज करने वाला है, विच इज द टेक्निकल एनालिसिस ऑन द डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। निफ्टी आईटी पकड़ो, निफ्टी मेटल्स पकड़ो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पकड़ो, निफ्टी एनर्जी पकड़ो, सारे सेक्टर्स पकड़ो, चार्टिंग कर डालो और पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अब नीचे जाएगा, कौन सा अब ऊपर जाएगा। और सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई सेक्टर ऊपर जाने वाला है इसका मतलब वहां पे पैसे आने वाले हैं, वहां पे सेक्टोरल रोटेशन होगा इन टर्म्स ऑफ द मनी इनफ्लो। सो दैट्स इट गाइज। I have put in my best effort to help you understand कि sectoral rotation क्या है और कैसे काम करता है। If you loved the effort, just make sure that you subscribe to this channel and like this video and comment down below because motivation is very very important. And trust me, मैं ऐसा content लाता रहूँगा and I'll make sure कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े when it comes to stock market investment. Pure concepts and logic on this channel. So just make sure you subscribe it. And thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.